नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। तो प्रश्न है कि अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिप्टस पत्र को लाल कर देता है, उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्हेनियम के अनुसार अम्ल का परिभाषा। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H धनात्मक देता है। अब कह रहा है कि बॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल के परिभाषा। तो अम्ल वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। लुईस एसिड किसे कहते हैं? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया जो अन्य रासायनिक यौगिक में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर संयोजक बंध बनाता है, जैसे AlCl3। अगला प्रश्न है कि AlCl3, BF3, NH3 व FeL3 में से कौन सा यौगिक लुई अम्ल नहीं है? तो NH3 यह लुई बेस है। अगला प्रश्न है कि परंपरागत बैटरियों में कौन सा अम्लीय घोल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है कि लेड संचालित बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो एसिटिक अम्ल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि सभी अम्ल के लिए सामान्य तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है? तो ज्यादातर आयन होता है। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रासिड्स या अनोक्सी अम्ल कहलाते हैं। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। क्या कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है कि यदि धोवन सोडा की अल्प मात्रा में लगभग 1 ml तनु HCl आप मिलाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है? तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। क्या है? गोधन है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है कि वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाली ऋषि को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है। किससे है? ईश्वर महिमा से है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल मंडल हैं कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ कितनी है? तो 1028
अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं कितनी है? तो 10,580। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं कितनी? तो 250 है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितनी है? तो 200 है। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। त्रय नाम है। त्रय नाम क्या है? तो तीनों वेदों का नाम क्या है? त्रय नाम है। ऋग्वेद, अर्जुवेद तथा सामवेद को त्रैवेदी या त्रैवेद कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। अगला प्रश्न है कि अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू है। क्या है? पवित्र जादू। अगला प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। कौन है? जैमिनी है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किससे? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिवेशों का मुख्य विषय है क्या है? तो दर्शन है। प्रश्न है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में। कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? तो प्रकृति की उपासना से है। अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है कि शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयामिति। अगला प्रश्न है कि अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुषणी नदी पर। अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो भू राजस्व की दर 1/6 है। अगला प्रश्न है कि 800 ईसा पूर्व में से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु। गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बिहार में। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडिल पीक। क्या नाम है? सैडिल पीक है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी।
अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक संप्राय भूमि की तरह है। अगला प्रश्न है कि पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री नाम से। किस नाम से? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। अगला प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालेनी। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस पर्वत को सागरमाथा और चोलोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली है। कौन सा है? अरावली है। अगला प्रश्न है कि जोजिला दारा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जोजिला दारा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दारा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि नाथुला और जेलेपला दारा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तुजू दारा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से। किसको? म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में। अगला प्रश्न है कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल को। अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि सिपकीला, बराला और पचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बुजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन जो देशों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि सिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो सतलज नदी घाटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सतलज नदी घाटी में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रे में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि थाल घाट, पाल घाट और भोरा घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो पश्चिम घाट में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन जो देशों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि चांगला दर्रा किस राज्य को जोड़ता है? तो चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है।
अगला प्रश्न है कि दिहांगदारा किस राज्य में है? तो दिहांगदारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है।